नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल सिद्धांत जैसे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए इससे पहले हम कुछ नंबर सिस्टम से संबंधित बेसिक संख्याओं को जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या जो हमारा है वो आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या तो 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यानी 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहीं पे हम देखेंगे पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर के जब 9 तक की संख्याओं को लिखा जाता है यानी जब संख्या में 9 जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्या में शून्य जुड़ जाता है तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे चलता जाएगा। अब धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वे संख्याएं जो धनात्मक होती हैं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती। जैसे आप देखेंगे तो +1, +2, +3, +4, +25 25 आएगा, +25 इस प्रकार से और भी संख्याएं आएंगी। ऋण पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋण पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं जैसे मान लीजिए हम -4, -3, -2, -1 इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाती हैं तो ये सभी ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसी में हमारा सम संख्या कहलाता है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ 4, 6, 8, 10, 20 ये सभी सम संख्याएं होती हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाज्य। अब हम आगे देखेंगे विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं को जो हम देखेंगे तो विषम संख्याओं में हमारा आता है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह से संख्याएं आती हैं। यानी जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती यानी कि जो संख्याएं 2 से न कटें वे सभी क्या कहलाते? विषम संख्या कहलाते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग देने पर विभाजित हो जाती हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 12 हो गया, फिर आपका 15 हो गया। यानी ये संख्याएं किसी भी संख्या से, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, किसी न किसी संख्या से वे कटती ही हैं तो वे क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? यानी वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 1 से और स्वयं से ही भाज्य होती हैं। जैसे आप देखेंगे तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर आपका 13, फिर 17, फिर 19 इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाती हैं। फिर हम आगे देखते हैं तो हमारा आता है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं जैसे आप देखेंगे तो हमारा 2 हुआ, 5 हुआ,
फिर हमारा आ जाएगा 7 हुआ, फिर हमारा आ जाएगा 11। इस तरह से ये सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्या जो है हमारा, परिमेय संख्या में संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q का मान कभी शून्य नहीं होगा। और p और q दोनों ही क्या होंगे, नंबर्स होंगे, कोई ना कोई अंक होंगे। अब अपरिमेय संख्याएं, हमारी अपरिमेय संख्याएं जो हैं वे संख्याएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, यानी p/q के रूप में उन्हें हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं जो हैं वो हमारी हमेशा वास्तविक संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा जो अंश के मान होते हैं वे हर से छोटे होते हैं। जैसे हम देखिए 2/3 लिख दें, 4/5 4/7 लिख दें, माइनस भले ही रहे, माइनस प्लस से हमें नहीं देखना है, लेकिन वो संख्या के रूप में रहना चाहिए, तो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसी कड़ी में हमारा वास्तविक संख्याओं के बाद हमारा आएगा वास्तविक संख्याओं के बाद हमारा आ जाएगा शेषफल सिद्धांत, यानी रिमाइंडर थ्योरम। तो अब रिमाइंडर थ्योरम में कम से कम देखा जाए तो 8 नियम या 9 नियम तक होते हैं। इस थ्योरम को हम समझेंगे और कई पार्ट में वीडियो आएगा। अभी हम कुछ नियमों को आगे समझ रहे हैं। अब इसमें हमें देखना होता है अब आप देखेंगे जब, तो इसमें होता क्या है कि पहले हमें देखना होता है शेषफल किसे कहते हैं। तो शेषफल जो होता है वो किसी भी संख्या का वह अतिरिक्त मान, किसी भी संख्या का वह अतिरिक्त मान जिसे घटाने पर एक छोटी संख्या प्राप्त होती है और भाजक से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे यदि हम देखें तो यदि हम ले रहे हैं 30/20, 30/20 यदि हम ले रहे हैं और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम पहले भाग करेंगे। तो इसमें हमारा क्या होगा, 20 से हम यदि भाग कर रहे हैं तो 20 से कम 20 होगा आपका, और यहाँ पे फिर आपका 20 मिल जाएगा। फिर आप इसको घटाएंगे तो घटाने पे आपका 10 आ रहा है। तो यह छोटी संख्या है, यह छोटी संख्या है। अब यदि आप उससे घटा रहे हैं, जैसे आप 30 से यदि 10 को घटा देंगे तो हमें मिल जा रहा है 20, जो कि भाजक, ये हमारा क्या है, भाजक है, यानी कि 20/20 ये पूरी तरह से भाज्य है। अतः हमारा शेषफल यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये हमारा शेषफल जो आएगा वो 10 आएगा। इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं, दूसरी तरह से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए यदि हम यहाँ पे, और हम दूसरे संख्याओं को लेकर के समझ ले रहे हैं, यदि हमें
7 को देखें, 7 को यदि हम 2 से भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आएगा, इसे हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे इसमें 7/2। अब हमें शेषफल ज्ञात करना है परिभाषा के अनुसार, तो ये 3 बार जाएगा और यहाँ पे हमारा 6 1 आ जा रहा है। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, शेष फल, और ये हमारा क्या कहलाएगा, भागफल। और ये हमारा क्या कहलाता है, भाजक। और ये हमारा भाज्य कहलाता है, भाज्य कहलाता है। तो हमारा शेषफल जो आएगा इसमें 1 आ जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं तो हमारा आता है नियम नंबर 1, यानी शेषफल की संकल्पना में यदि हम देखें तो नियम नंबर 1 ये कहता है कि शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण की अनुमति नहीं होती है। यानी कोई भी प्रश्न यदि हमें मिल रहा है तो हम उसको सरलीकरण विधि द्वारा नहीं हल कर सकते हैं। सरलीकरण विधि द्वारा हम उसे नहीं हल कर सकते हैं। जैसे हम यदि देखें तो 40/10 यदि है या 40/10 है तो हम इसको भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, यानी हम डायरेक्ट इसे इस तरह से काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 40/10 करेंगे, तो 40/10 जब करेंगे तो 10 से 40 में भाग किया जाएगा तो 4 बार जाएगा। उसके बाद ये पूरी तरह से कट जा रहा है, अर्थात यहाँ पे शेषफल का मान 0 आ जा रहा है। 0 शेषफल का मान क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 1 बार जाएगा और ये यहाँ पे हमारा 4 बार जा रहा है। तो अब चूँकि पूरी तरह से कट जा रहा है, इस कारण से शेषफल का मान 0 आ जा रहा है। अब फिर उसके बाद में हम देखेंगे आगे, तो हम इसे एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अब यदि हम दूसरे उदाहरण से देखें तो हमारा आ जाएगा, यदि हम दूसरे उदाहरण में देखें तो हम ले रहे हैं 30/10 को। 30/10 को यदि हम देखें तो इसमें हमें शेषफल क्या आएगा, यदि हम देखें तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे काट नहीं सकते, क्योंकि शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण की अनुमति नहीं होती है। अब यदि हम इसे काटेंगे तो मान गड़बड़ आ जाएगा। जैसे यदि हम इसे काटेंगे, 2 से काट दें, 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। फिर हम इसे 5 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि सही मान नहीं होगा। फिर हमारा शेषफल कितना आएगा, शेषफल पूरी तरह से कट जाएगा और शेषफल अच्छी तरीके से नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम 30 को इस तरह से लिखेंगे 10, और हम इसमें हम पहले हम भाग देंगे तो हमारा ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 3 बार जा रहा है। फिर उसके बाद में हमारा ये 3 बार जा रहा है, फिर ये भी कट जा रहा है, तो यानी शेषफल हमारा 0 आ जा रहा है। शेषफल 0 आ जा रहा है। शेषफल का मान कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इसी को हम एक उदाहरण के द्वारा और देखते हैं। तो अब हमारा मान ले रहे हैं ये, यहाँ पे हम 36/10 कर दे रहे हैं। तब हम इसे सरलीकरण करेंगे तो हमारे मान में दिक्कत आ जाएगी। इससे सही हमारा ये होगा कि हम सरलीकरण इसे नहीं कर सकते हैं। 36 और 10 से हम भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, हमारा 10 यहाँ 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ 6 घटाएंगे तो ये हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल हमारा आ जाएगा 6। शेषफल हमारा 6 आ जाएगा।
यानी कि यदि हम इसको इस तरह से काट दे रहे हैं, अगर हम 2 से काटेंगे, 2 से काटने पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 से हम काटेंगे तो ये हमारा 18 आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब फिर हम इसमें भाग करेंगे, यदि हम फिर इसमें भाग करेंगे तो हमारा ये हमारा यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 बच जा रहा है। अब 3 जो शेषफल बच रहा है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण की अनुमति नहीं होती। इस प्रकार से हमारा जो मान आएगा, जब हम शेषफल जब हम उसे सरलीकरण नहीं करेंगे तो हमारा इस प्रकार से जब हम भाग देंगे तो हमारा शेषफल का मान 6 आएगा। तो इस तरह से हम आगे देख रहे हैं, यदि कोई लड़का है जो शेषफल में सरलीकरण यदि कोई लड़का है जो शेषफल में सरलीकरण का तरीका अपना रहा है, यानी वो किसी भी संख्या को सरलीकरण विधि से यानी छोटा करके उसे हल करना चाह रहा है, तो क्या करेगा, उसे करना ये पड़ेगा कि जिस संख्या से वो सरलीकरण किया है बाद में उसी संख्या से उसमें गुणा करवा दे, तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन, शेषफल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यदि आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक कोई रिमाइंडर है और x से गुणा करवा दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन, जो आपका रियल रिमाइंडर आएगा वो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए 1000 है आपका, 1000/300 है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यदि हम इसे सरलीकरण कर दें यानी 100 से इसमें भाग करेंगे तो ये 10 बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा। तो हमारा ये जो मिला है हमें वो क्या मिला है, 10/3 मिला। फिर हम इसको काटेंगे एक दूसरे से तो हमारा एक शेषफल आ जा रहा है। अब ये चूँकि हमें एक शेषफल आया है लेकिन हमने किसी से सरलीकरण किया था, और सरलीकरण किससे किया था, 100 से किया था, तो हम क्या करेंगे 1 × 100 बराबर जो हमारा यहाँ पे शेषफल आएगा वो हमारा ये हमारा बड़ा R हो जाएगा और ये स्मॉल r, और यहाँ पे जिससे हमने गुणा किया था, जिससे हमने सरलीकरण किया था, तो इस प्रकार से हमारा शेषफल का मान आ जाएगा 100। तो इसी कड़ी में हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। तो आप लोग प्रश्न को लिखते चलिएगा, कॉपी और पेन ले लीजिएगा, और जो प्रश्न न समझ में आएगा उसे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, हम दोबारा बताएंगे। अब इस तरह से हम दूसरे प्रश्न को यदि देखेंगे तो दूसरे प्रश्न को हम लेंगे जब, तो वहाँ दूसरा प्रश्न जो है वो मान लीजिए हमने ले लिया 45 को, किसको लिया हमने 45 को लिया, 45/30 को ले लिया हमने। अब इसमें हमें शेषफल का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको सरलीकरण कर ले रहे हैं। यदि बच्चा सरलीकरण कर रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। हमने इसे 5 से सरलीकृत किया है, हमने इसे किससे सरलीकृत किया है, 5 से सरलीकृत किया है, तो हमारा यहाँ 9 आ गया और यहाँ 6 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें जब हम भाग करेंगे तो 9 एकम 9 जाएगा हमारा एक ही बार, और शेषफल जो आ रहा है हमारा 3 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, चूँकि शेषफल के नियमों में सरलीकरण की अनुमति नहीं होती है, और यदि आप सरलीकरण करते हैं तो जो शेषफल आता है उसमें उस संख्या से गुणा करके ही मान ज्ञात किया जाता है शेषफल का। तो अब हमारा जो शेषफल आया है 3, हमने सरलीकरण किया था 5 से, तो हम गुणा करेंगे तो 5 ये हमारा आ जाएगा 15, यानी जो शेषफल हमारा आएगा वो कितना आ गया, 15 आ गया। अब हम इसे दूसरी विधि से देखते हैं, 30 और 45। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा 30 होगा, एक ही बार जाएगा, और यहाँ पे 15 आ जा रहा है, तो ये भी शेषफल आपका निकल जा रहा है यहाँ से। तो दोनों सवाल एक ही हैं, यह भी सवाल लगाने का तरीका एक
अलग है केवल, और सवाल दोनों जो हैं वो सेम है। अब यहाँ पे हमने सरलीकरण किया है और यहाँ पे सरलीकरण नहीं किया गया है। तो इस तरह से आपका ये सिद्ध हो जा रहा है कि शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण की यदि कोई विद्यार्थी अपना रहा है तो उसे लास्ट में जिससे वो सरलीकृत करता है उस संख्या से शेषफल में गुणा करके लिखा जाता है। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? शेषफल के प्रश्नों में यदि अंश का मान हर के मान से छोटा है तो शेषफल हमेशा अंश के बराबर होता है। अब इसमें यदि हम 4/5 को ले लें, या आप ले लें 100/200 ले लिया जाए, या आप ले लीजिए 45/50 ले लीजिए, या आप ले सकते हैं कोई भी संख्या ले सकते हैं 1000/2000 ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो इसमें अब ये आप देखेंगे अंश आपका ये ऊपर वाला कहलाता है, यहाँ बता दे रहे हैं। यानी मान लीजिए P/Q के फॉर्म में है तो आपका अंश जो होता है इसे ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो मान होगा यानी Q इज ग्रेटर देन P, हमेशा Q जो होगा वो P से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा शेषफल होगा यानी शेषफल किसके बराबर होगा? हमेशा P के बराबर होगा। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। एक तरह से ये भी आपका एक रूल बन जा रहा है, इसे आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। बाकी हम इन संख्याओं का जो भी आ रहा है उसको हम बता दे रहे हैं, देख ले रहे हैं। इन संख्याओं का हम बता दे रहे हैं। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपका ये जो है यहाँ पे, अब चूँकि इसे हम P माने और इसे हम Q मान ले रहे हैं तो यहाँ पे अब 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 45 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1000। ये सभी क्या हो जाएंगे? ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो Q इज ग्रेटर देन, आप दूसरे पेन से ले रहे हैं। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो Q इज ग्रेटर देन P। यहाँ भी आप देखेंगे Q इज ग्रेटर देन P, यहाँ भी हम देखेंगे Q इज ग्रेटर देन P, यहाँ भी हम देखेंगे Q इज ग्रेटर देन P। तो हमारा जो मान आएगा चूँकि P ही होगा, यहाँ भी P होगा और यहाँ भी P होगा और यहाँ भी P होगा। तो इस तरह से हमारा जो रिमाइंडर जो हमारा हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ 45 होगा और यहाँ हमारा 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब 100 के ही अनुपात में लिया जाए। कोई भी संख्या आप ले रहे हैं, यदि अंश का मान हर के मान से छोटा है तो शेषफल के नियमों में हमेशा ऊपर वाला ही हो जाता है, अर्थात अंश ही हो जाता है शेषफल में। क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें भाग नहीं कर सकते हैं, यह कारण होता है हमारा। फिर हम आगे देखते हैं तो आगे हमारा आ जाता है शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ये नियम नंबर 3 कहता है कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यदि शेषफल ऋणात्मक हो तो भाजक से घटाने पर शेषफल मिल जाता है। यानी कि यदि ऋणात्मक आ जा रहा है तो आप भाजक यानी जिससे भाग देते हैं उससे घटाएंगे उसको, तो आपको एक्चुअल भाजक
एक्चुअल शेषफल मिल जाएगा आपका। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे ले लिया 50/7। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम इसमें पहले भाग करेंगे। 50/7 में यदि हम भाग कर रहे हैं तो 7 से, तो ये हमारा आएगा 7 सत्ते 49। ये घट करके हमारा -1 आ जा रहा है। अब -1 जो आ रहा है इसे हम घटाएंगे किससे, इसे हम घटाएंगे तो घटाने पर हमारा क्या होगा कि यदि हम घटा रहे हैं तो हमारा जो भाजक है, भाजक -1 यदि हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, घटाएंगे जब हम इसे तो घटाने की कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, सही है। तो इसे हम घटा देंगे जब, तो घटाने के कंडीशन में ये हमारा आ जाएगा 6। अब हम इसे प्लस कर देंगे उसमें, तो ये हमारा जो आएगा ये +6 आ जाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। आइए हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं इसी प्रश्न को हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। इसे आप कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप पॉज करके वीडियो को आप चाहिए तो इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम देख रहे हैं अगला जो हमारा प्रश्न है इसी से संबंधित, -100/7। यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 100 है, 100/7 तो भी माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले इसे हल करना है। तो हम एक बार लेके जाएंगे तो हमारे यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आया, हमने 0 उतारा और यहाँ 4 बार जाएगा, फिर ये हमारा 28, फिर ये आ रहा है हमारा -2 आ जा रहा है। अब चूँकि -2 आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है उससे घटाएंगे, क्योंकि ये हमारा भाजक जो है, भाजक माइनस शेषफल होता है। भाजक जो आ रहा है वो मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस को साथ ही हम लिख दे रहे हैं। भाजक चूँकि माइनस में आ रहा है तो भाजक, यहाँ पे हम शेषफल को लिख देंगे। शेषफल को लिखेंगे तो भाजक हमारा 7 है और शेषफल जो हमारा है वो -2 है। फिर हम इसको घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, यानी जो हमारा मेन शेषफल होगा, यानी आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे 5 होगा। ये हमारा शेषफल के नियमों में ऐसा होता है। तो इस तरह से हमारा, और हम एक उदाहरण ले रहे हैं जिससे कि हमारा ये क्लियर हो जाए शेषफल। तो आगे आप कॉपी में इस प्रश्न को लिख लेंगे। जैसे हम ध्यान ये देने वाली बात है कि हम यहाँ पे शेषफल ही निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, शेषफल ही निकाल रहे हैं शेषफल के प्रश्नों में। तो अब हम आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे कह रहा है कि -75/9 में शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। या प्रश्न अपने कॉपी में लिख लेंगे, में शेषफल का मान है। अब शेषफल का मान है तो हम पहले क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे। तो 75, अब चूँकि माइनस है तो हम अब 9 7 63 हो जाएगा। अब आप इसे घटाएंगे जब, तो सॉरी 9 8 72 होगा आपका, 9 8 72 हो जाएगा, क्योंकि 8 बार जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 72। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, तो घटाने पे 3 आ रहा है। अब ये हम क्या करेंगे, इसे 9 से
हम 3 को घटा देंगे तो हमारा जो मेन शेषफल आएगा आंसर के रूप में वो 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि जो शेषफल का ऋणात्मक मान वाला कॉन्सेप्ट है आपका नियम नंबर 3 पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे देखते हैं। चलिए फिर इस प्रकार से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आने वाले समय में अगले वीडियो में हम शेषफल से संबंधित अन्य नियमों को पढ़ेंगे। थैंक यू। भारत माता की जय।